तो लास्ट क्लास फिजिक्स में क्या पढ़े थे? न्यूमेरिकल्स किए थे ना, न्यूमेरिकल्स किए थे ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग एनर्जी जो भी था। आज के क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या टाइप्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं, टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे या फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आज का क्लास जो होगा वो थोड़ा थियोरेटिकल अप्रोच होगा। मैं उतना नोट्स नहीं लिखाऊंगा, आप बुक पढ़ के लिख लेना उसको, मैं बस समझाते हुए चला जाऊंगा, ठीक है। जो जो जरूरत होगा वो लिख दूंगा, जो की पॉइंट्स होंगे, लेकिन मोस्टली ये थियोरेटिकल पार्ट है। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास बहुत तरीके के फॉर्म्स या बहुत फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पाए जाते हैं, जिसमें से हमने एक फॉर्म पढ़ चुका है जो कि है मैकेनिकल एनर्जी। वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या होता था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिला के जो एनर्जी फॉर्म होता था या जो एनर्जी बनता था उसको हम बोलते थे क्या? मैकेनिकल एनर्जी। उसमें और भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि आपका इंटरनल एनर्जी। पहला टाइप क्या हो गया या पहला फॉर्म क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद दूसरा जो फॉर्म आता है वो होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? हमें पता है इस दुनिया में जो भी चीज हो, छोटे से लेकर बड़ा तक, वो किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और एटम्स के अंदर या एटम किससे बना हुआ है? हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो अपने आप में, मतलब मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन या एटम से मॉलिक्यूल से बना होगा ना। तो उन एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो एनर्जी होगा, जिसकी वजह से ये बाइंड होके हैं और हमें पेन का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो उनके बीच में एनर्जी होगा ना। अब अगर मैं इसको गर्म कर दूं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाएगा ना। तो जिस एनर्जी के वजह से एक दोनों मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपने में जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं उसके बीच में, या उस जो बने हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम से, उनके बीच में जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो दूसरा फॉर्म क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी। उसके बाद तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है हीट और थर्मल एनर्जी। अब ये जो हीट और थर्मल एनर्जी ये कहां से पैदा होता है? अब देखो, हमारा बॉडी जब हम ठंड होती है या ठंड का मौसम होता है, विंटर अभी आ रहा है, विंटर का मौसम होता है, तब हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली हीट प्रोड्यूस करने लगता है। और जब गर्मी के दिनों में हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी से हीट रेडिएट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमें पसीना आता है, हीट रेडिएट करना शुरू करता है। तो वो हीट हमारे बॉडी में कहां से आया? हमारा बॉडी वो हीट को कहां से लाया? कुछ एनर्जी को कन्वर्ट करके, जैसे हमने खाना खाया उसमें से हीट मिलता है, या फिर पानी पिया उसमें से ठंडक मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जिसकी वजह से हमारा बॉडी अपने आप को एक प्रॉपर मेंटेन करता है एक टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं हीट एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी। मैंने तो एग्जांपल दिया बॉडी का, ऐसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हीट एनर्जी का, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया आपका? हीट और थर्मल एनर्जी। उसके बाद चौथा फॉर्म क्या है? चौथा है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? आप घर में यूज करते हो बैटरी, हर जगह, मोबाइल फोन में, टीवी रिमोट में, एसी रिमोट में, हर जगह आप बैटरीज यूज करते हो। बैटरी में से क्या होता है? या फिर घड़ी, मैं घड़ी पहना हुआ, उसमें भी क्या बैटरी लगा है, तभी वो घड़ी चल पा रहा है, हमें टाइम देता है। अब अगर कोई बैटरी या कोई चीज चल रहा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, अब बैटरी के अंदर क्या है? केमिकल्स भरे पड़े हुए हैं, केमिकल्स है, और उसमें मर्क्यूरी भी होता है, लीड भी होता है, और कार्बन भी होता है, बहुत सारे नाइट्रेट्स भी होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो उससे जो एनर्जी हमें मिलता है और उससे हमारा जो काम हो पाता है, जैसे कि घड़ी हो गया, या फिर आपका मोबाइल फोन हो गया, या फिर एसी का रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, दीज आर द सोर्स ऑफ क्या? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में क्या होता है कि एक आयन या एक पार्टिकल ब्रेक करके अपने में से एनर्जी देता है। जैसे कि हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं NaCl, सोडियम क्लोराइड अगर टूटे, मुझे इतना केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, लेकिन जब NaCl टूटता है तो उस दो इलेक्ट्रॉन्स के पास जाता है, पढ़े होंगे NaCl का जो कैथोड एनोड होता है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन पता होगा। तो कैथोड के पास सोडियम जाता है और एनोड के पास Cl जाता है, पता नहीं या उल्टा होगा, जो भी हो। तो उसमें से जो एनर्जी मिलता है या बैटरी में से जो एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी डिवाइस चल पाता है, तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी है? वो हमारा है केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी। और क्या है? और है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है? जो हमें बैटरी से मिलता है, जो एनर्जी मिलता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन होने पे जो हमें एनर्जी मिलता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं विद सर्टेन रेट, तभी हमें करंट मिलता है, जिससे एसी चल रहा है, लाइट चल रहा है, फैन चलता है, सब कुछ चलता है, मोबाइल चार्ज होता है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो पांचवा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप क्लास 12th में वो बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इसके बारे में पूरा चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? जब कोई भी दो न्यूक्लियस अगर टकराते हैं या फिर एक न्यूक्लियस टूट के दो पार्ट में बट जाता है, तो उसके वजह से जो एनर्जी हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और जो मैंने अभी बोला, आइदर टूटना या फिर दो न्यूक्लियस जुड़ना, उसे जब टूटता है न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, और जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस टकराते हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन।
और जब टूटता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो दोनों ही केस में हमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, जो कि आपके सन वगैरह में होता है, सन में होता है, स्टार्स में होता है, जहां पे इतने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होता है। और अगर आपको एग्जांपल बताऊं, अभी हिरोशिमा एंड नागासाकी में आपने सुना होगा कि एटम बम गिराया गया था, न्यूक्लियर बम, एटम बम तो नहीं, न्यूक्लियर बम गिराया गया था, तो वो है। या फिर अगर आप हमारे इंडिया में बात करो, इंडिया में हमारा एक न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास है, ठीक है। तो उस एनर्जी से बहुत अच्छा चीजें भी हो सकता है, लेकिन हालांकि लोग डिस्ट्रक्टिव के लिए यूज करते हैं, लेकिन उससे बहुत अच्छा चीजें हो सकता है। क्या अच्छा चीजें हो सकता है? अब जब यहाँ पे आप क्लास होता है, कभी कभी देखते हो करंट चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हमारे पास उतना एम्पल अमाउंट ऑफ करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। लेकिन इस न्यूक्लियर एनर्जी से अगर हम उस एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए, क्योंकि वो कंट्रोलेबल नहीं है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते ज्यादा हद तक, कि इतना ज्यादा एनर्जी होता है। अगर कंट्रोल कर ले तो इलेक्ट्रिसिटी कभी जाएगा नहीं। ये छोटा एग्जाम्पल दिया उसका। तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ या न्यूक्लियर एनर्जी में इतना एनर्जी होता है, जो कि आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, इतना एनर्जी होता है कि अगर दो न्यूक्लियस, मगर मैं एग्जांपल लूं, दो यूरेनियम के न्यूक्लियस टकराते हैं, उसमें से इतना एनर्जी निकल सकता है कि एक महीना पूरा इंडिया एनर्जी ले सकता है, दो न्यूक्लियस टकराने पर, सिर्फ दो न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कितना कितना होता है हाथ में, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी और मास, तो और क्योंकि हर चीज हमारे दुनिया में जो भी चीजें हैं, सारे सबका मास है, हमें पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से छोटे लेकर बड़े से बड़ा तक सबका मास होता है। तो आइंस्टाइन साहब आए और बोले कि अगर किसी बॉडी में मास है तो हम उसमें से एनर्जी बना सकते हैं। क्या बोले? अगर मान लो ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर मैं कुछ ऐसे वेलोसिटी पे मूव करवा दूं तो ये पेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये पेन वैनिश हो जाएगा। और उसमें उन्होंने एक बहुत फेमस इक्वेशन जो अभी मतलब बोला जाता है, आप लोग सुने होंगे, E = mc²। ये इक्वेशन सुने हो? ये क्या बोलता है? एनर्जी मास ऑफ द बॉडी, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं स्पीड ऑफ लाइट के वेलोसिटी में चला दूं तो वो उसमें उसका जो मास है वो मास कन्वर्ट होके हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। उन्होंने ये इक्वेशन दिया था। अब इससे हमारे बहुत सारे फायदे हुए, ठीक है, बहुत सारे फायदे हुए। जैसे कि आप आगे जाओगे 12th क्लास में पढ़ोगे, हमने पढ़ा हुआ है या हमें पता है, केमिस्ट्री में भी पूछना सर को, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, लेकिन फिजिक्स में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है एनिहिलेशन, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, किया जा चुका है। लेकिन कुछ जमाने पहले ये नहीं हो सकता, लोग सोचते थे। तो दैट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस E = mc² वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इससे हमें और इस फॉर्मूले से हमें और भी क्या पता चला है, जो सन है या जो स्टार है उसमें से जो एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे हमने सन का या स्टार का वो कितना दूरी पे है उसका मास भी हमने कैलकुलेट कर चुके मास ऑफ द सन, मास ऑफ द स्टार, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। हालांकि उतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जानते रहना बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी थ्योरी, E = mc²। अब इसी से हम कंक्लूड करेंगे एनर्जी वाला जो टॉपिक है। क्या कंक्लूड करेंगे? हमने अभी तक पढ़ा, जो भी चीजें पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जब हम पढ़ रहे थे मैं बोला था कि दिस एनर्जी आर कंजर्व्ड मतलब टोटल नंबर ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। वैसे ही सारा एनर्जी जो है, सारा एनर्जी कंजर्व्ड है। हम कोई भी एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने ये पेन को यहां से ऊपर ऐसे फेंका ना, तो क्या हुआ? मेरे बॉडी में मैंने जो खाना खाया था उसके वजह से वो डाइजेस्ट होकर मेरे बॉडी के सेल्स में एनर्जी स्टोर हुआ था, और खाना जो डाइजेस्ट हुआ उसके वजह से मेरे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हुआ वो केमिकल एनर्जी था। मैंने जब इस पेन को फेंका ऊपर, मेरे बॉडी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके इस पेन में आया, और इस पेन में आके वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ऊपर गया। और जैसे जैसे ये पेन ऊपर गया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होते होते काइनेटिक एनर्जी लूज होता गया और पोटेंशियल एनर्जी इस पेन का इंक्रीज होता गया। जब ये पेन ऊपर पहुंचा उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, जब यहां से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब जब मेरे हाथ में आया, मैंने जब उसे पकड़ा तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी था वो कन्वर्ट होकर मेरे बॉडी में आ गया। और मेरे बॉडी, अब ऐसा नहीं है कि मेरे बॉडी में वो एनर्जी लौट के आ गया, ऐसा नहीं है, वो एनर्जी लॉस हो गया। मैंने उसे पकड़ लिया, जिसकी वजह से मेरे बॉडी पे एक प्रेशर इंक्रीज हुआ जिस एनर्जी की वजह से, और मैंने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, पेन को ऊपर से नीचे फेंकने, इसमें कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होकर आ गए। केमिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी से फिर से काइनेटिक एनर्जी से हमारे बॉडी में जो एनर्जी आया उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, तो एक इवेंट में कितने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होते हुए आए, ये छोटा सा एग्जांपल है। लेकिन अगर हम बाहर से देखें ये कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन अगर एनर्जी के फॉर्म में देखें तो 4-5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होते हुए आए, है ना। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और उसमें हमने क्या देखा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, can neither be created nor be destroyed. It can be transferred
फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और क्या चीज बोलता है? टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 या 8 से है। उस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, वो उसके अंदर एनर्जी कैसे कांस्टेंट है, उधर हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी हम ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा क्या बोलता है? टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में। चलो, समझ में आया? कहानी था और कुछ नहीं, जाके एक बार बुक पढ़ना तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। थ्योरी वाला पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं जो और एक नया टॉपिक हम आज शुरू करेंगे, जो कि है पावर। पावर बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा कुछ है नहीं, सब उसे खत्म कर देंगे, फिर कॉलिजन पे चलेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो बात करते हैं पावर की। पावर है क्या, इसको समझते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहां से उस चेयर तक जा रहा हूं। ठीक है, यहां से उस चेयर तक जा रहा हूं, एक बार ऐसा गया, और दूसरा मान लो ऐसे गया। मेरा पावर किस में ज्यादा था? फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। क्यों? पहले वाले में मुझे सेम डिस्टेंस कवर करने में मुझे ज्यादा टाइम लगा एज कंपेयर टू सेकंड वाले में, है ना? तो और मैंने काम एक जगह से दूसरी जगह, डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया और एनर्जी भी सेम ही लगाया, लेकिन जो टाइम गैप था या जो टाइम इंटरवल था वो कम था इन द सेकंड वाला ऑप्शन एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो पावर हम ऐसा डिफाइन करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम, या रेट ऑफ डूइंग ए वर्क इज डिफाइंड एज पावर। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई एक काम कर रहा हूं, मान लो एक सेम काम है जिसमें वर्क डन मेरा मान लो 10 जूल का खर्चा होगा। ठीक है, 10 जूल का एनर्जी खर्चा होगा, या वर्क डन में करूंगा मान लो 10 जूल का। ठीक है, अब मान लो मैं वही एक काम करने में, दो इंसान है, एक इंसान उसी काम सेम काम को करने में 5 सेकंड ले रहा है या 10 सेकंड ले रहा है, और दूसरा एक सेकंड ले रहा है, तो किसका पावर ज्यादा है? 1 सेकंड वाला का, क्योंकि कम टाइम में वो उतना ही काम कर रहा है जो ये कर रहा है, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है। तो पावर वैसे ही, पावर को डिफाइन क्या किया जाता है? पावर इज नोन एज, या पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और ये जो पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं पी एवरेज पावर, क्योंकि हर टाइम में हो सकता है आपका वर्क डन वेरी कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं अगर टाइम लिखते हुए चलूं एक स्केल में, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मुझे मान लो 50 जूल का काम करना है। ठीक है, 50 जूल का काम करना हो सकता है मैं 0 सेकंड में ज्यादा काम कर लूं एज कंपेयर टू 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड में और ज्यादा काम कर लूं। जो क्या करते हैं, जो स्प्रिंटर होते हैं, स्प्रिंटर मतलब जो भागते हैं, स्प्रिंटर नहीं, जो मैराथन भागते हैं, वो भी वही करते हैं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे भागते हैं, फिर एंड राउंड में वो बहुत तेजी से भागना शुरू करते हैं ना, वही चीज है। अगर मैं एक टाइम इंटरवल में ज्यादा काम करूं, अब यहाँ पे टाइम में हमारा वर्क डन जो है वो वैरी कर जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे, जो कि इंस्टेंटेनियस पावर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं एवरेज एक मैराथन रनर का एवरेज पावर देखूं, निकालना चाहूं, तो मैं क्या निकालूंगा? टोटल मैराथन में उसने कितना एनर्जी खर्चा किया, ये कितना काम किया या कितना वर्क डन हुआ अपॉन टोटल टाइम उसे कितना लगा। तो वो जो पावर होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज पावर। ठीक है, पी एवरेज, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन T। ठीक है, पावर हमारा क्या है? वर्क डन या W जो है वो हमारा क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर भी हमारा क्या है? पावर इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क डन W का यूनिट क्या है? जूल, है ना, और टाइम का सेकेंड, तो पावर का यूनिट क्या हो गया? यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, या फिर हम इसको बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। ये होता है हमारा एसआई यूनिट। ठीक है, और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं मेजर में, जैसे किलोवाट या हॉर्स पावर, एचपी। जो बड़े बड़े कार्स होते हैं, जो रेसिंग कार होते हैं, वो एचपी से मेजर किया जाता है, हॉर्स पावर से। और जो किलोवाट होता है, हमारे घर में जो करंट आता है, जो लोड आता है मेन बोर्ड पे, वो किलोवाट से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एवरेज पावर। दूसरा क्या आता है? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस, तो क्या बात कर रहा था? इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में। इंस्टेंटेनियस पावर क्या, कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे जैसे हम टाइम हमारा 0 होता जाएगा, तो वर्क डन में कितना चेंजेस होते हुए जाएगा, वही बोले। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ग्राफ के फॉर्म में। मान लो ये हो गया 0 और ये हो गया मान लो 5 सेकंड। जैसे जैसे आप 5 सेकंड से नजदीक आते हुए जाओगे,
जैसे जैसे आपका टाइम खत्म होते जाएगा, आपका वर्क डन आइदर बढ़ रहा होगा या फिर कम हो रहा होगा, चेंज इन वर्क डन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। तो जब हम एक जैसे जैसे हम जीरो को अप्रोच करते हैं वैसे हमारा वर्क डन में क्या चेंजेस होता है उसको हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर से, या फिर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलें इन द फॉर्म ऑफ लिमिट। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम जैसे जैसे जीरो की ओर जाता हुआ जाएगा, दैट ऑफ डेल्टा डब्ल्यू चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम। लिमिट ऑफ दिस पावर इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, dw बाई dt। जैसे हम dv अपॉन dt पढ़े थे, dr अपॉन dx अपॉन dt पढ़े थे, वही वैसे ही पावर में dw अपॉन dt। dw अपॉन dt मतलब चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब जो छोटा सा वर्क डन हो रहा होगा इन जब टाइम जीरो होते हुए जा रहा होगा। ठीक है, अब उतना मेजर करना प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम जो फ्रैक्शन है वो बहुत कम है, तो इसीलिए मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये चीज को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो dw अपॉन dt। अब हमें और एक चीज भी पता है, dw को हम और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। dw इज इक्वल टू क्या होता है, f इंटू एस, और वर्क डन इक्वल टू f इंटू एस होता है ना, तो dw कितना हो जाएगा, f इंटू ds, छोटा सा डिस्टेंस होगा या नहीं होगा। अब पावर इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू dw अपॉन dt है ना, तो dw के जगह पे मैं अगर f डाल दूं, f इंटू ds अपॉन dt, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। और ds अपॉन dt हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। ds मतलब क्या है, डिस्टेंस, dt मतलब टाइम, तो ds अपॉन dt क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, f इंटू v लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो पावर का हमारे पास और भी क्या फॉर्मूला आया, पावर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। समझे या नहीं समझे। अब पावर को मेजर करने के लिए जैसे मैंने बोला हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड लगा हुआ है, जो सप्लाई आता है बोर्ड से, वो किलोवाट, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे घर में मीटर लगा हुआ है, हर महीना आता है वो इलेक्ट्रिशियन या बोल सकते हैं बोर्ड के कोई आदमी, वो आता है मीटर में नंबर इनपुट करता है, एक लंबा सा इतना लंबा बिल आता है जिसको आपको 10 दिन या 5 दिन के अंदर आपको देना होता है, सबमिट करना होता है। तो वो क्या चीज को मेजर करता है कि आपने पूरे महीने कितना एनर्जी या कितना पावर कंज्यूम किया या कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया। तो वो कैसे निकालेंगे, एनर्जी अपॉन टाइम, कितना टाइम, एक महीना टाइम में आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, उस हिसाब से पावर निकल गया। तो पावर निकल गया तो आपका बिल रीडिंग आ गया, उनका होता है ना 50 यूनिट के लिए इतना, 50 यूनिट मतलब 50 किलोवाट आवर, मतलब 50 किलोवाट आवर। वो जो समझाने का तरीका है वो क्या है कि आपने एक घंटे में 50 किलोवाट या 50 यूनिट कंज्यूम किया, यूनिट मतलब किलोवाट आवर होता है, एक घंटे में 50 किलोवाट कंज्यूम किया या 5 किलोवाट कंज्यूम किया। ठीक है, तो जो कमर्शियल यूज होता है या KWH वो क्या होता है, यूज बाय द बोर्ड, और बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट दैट आर यूज्ड इन आवर होम, या फिर कोई भी सप्लाई, अगर कहीं पे दुकान में हो, घर में हो, कहीं पे भी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है, इस चीज को यूज करते हैं उसे मेजर करने के लिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना वाट होता है, कितना वाट आवर होगा, 1 किलोवाट आवर will be equal to 1 किलोवाट कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। ठीक है, 1000 वाट into 1 आवर, that will be equal to 1000 वाट आवर। और 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है, जूल ही तो एनर्जी का यूनिट है ना। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.6 into 10 to the power 6 जूल, इतना हो। तो ये था आपका किसके रिलेटेड, पावर के रिलेटेड बातें। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, मैं उसके बारे में बता देता हूं। ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनता, लेकिन इसका और एक टॉपिक है जो कि है कॉलिजन्स। मुझे पता नहीं आप लोग पढ़े हो या नहीं, स्कूल में पढ़ाए या नहीं, लेकिन कॉलिजन्स में क्या होता है, उसमें बहुत तरीके के कॉलिजन, मतलब दो बॉडी जब टकराते हैं उसमें इलास्टिक कॉलिजन्स होता है, नॉन इलास्टिक कॉलिजन्स होता है। वहां पे हम पावर का न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब पावर, वर्क और एनर्जी तीनों का मिक्सचर है वो। ठीक है, वो एक वास्ट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एक ही क्लास में करेंगे और खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, वो क्लास थोड़ा लंबा होगा क्योंकि कॉलिजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, उसको देखते हैं, एक क्लास लगेगा या 2 क्लास लगेगा, देखते हैं। ठीक है, तो देख के उस हिसाब से, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं जो कि आपके कंपटीशन लेवल में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता था उसको कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन थोड़ा करवाएंगे। ठीक है, देखते हैं एक क्लास में थ्योरी करेंगे और एक क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, या फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक क्लास में नेक्स्ट क्लास में थ्योरी कर लेंगे और कुछ जो बोर्ड मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स है वो कर लेंगे, और एक क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो आपके जेईई में या नीट में पिछले साल आए हुए हैं इसके रिगार्डिंग कॉलिजन्स। ठीक है, समझ में आया सारा। एनर्जी ज्यादा कुछ है नहीं, थ्योरी वाला पार्ट था और एक समझने वाला पार्ट था पावर का। ठीक है, लिख लिया पूरा नोट्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।